अगर pH मान जो है वो 7 से कम हो जाएगा 0 की तरफ तो अम्लता कहलाएगी, और 7 से 14 की तरफ जाएगा तो वो क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास में खून है, ठीक है, जो मानव का रक्त होता है, रक्त हो गया, ठीक है, और यूरिन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, ये क्षारीय में आते हैं। जबकि अम्लीय में क्या आता है, जैसे नींबू है, संतरा है, तो ये सब क्या होते हैं, अम्लीय आते हैं। तो अगर आप कहीं पर नींबू को निचोड़ देंगे, भले वो लकड़ी है या फिर कोई पत्थर है या फिर कोई ज़्यादा अपने लोहा है, तो अगर वहाँ पे नींबू को निचोड़ देते हैं तो वो क्या है, लंबे समय बाद वो उसको गला देगा। तो कहने का मतलब जो अम्ल होता है ना वो उसको गला देता है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ना, अम्लीय वर्षा, उसका जो pH मान होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है, 4 से 5 pH मान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ये pH मान होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भी देखो कितना ज़्यादा हो गया, जबकि नींबू जो होता है ना, नींबू उसका 5.6 के समथिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि नींबू इतना कम है और जो अम्लीय वर्षा है उसका pH मान और भी ज़्यादा कम है, तो वो ज़्यादा खतरनाक कहलाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये SO2 और NO2 के वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं मुख्य वायु प्रदूषण जो ओजोन परत को नष्ट करता है वो कौन है। तो वो है भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कौन सा है अभी, CFC। हालांकि CFC सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कहलाएगा, CFC कहलाएगा। CFC में भी, ये CFC में क्या, C तो कार्बन है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो एक फ्लोरो है, एक क्लोरो है और एक कार्बन है। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है ना, यही सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी वीडियो बनी हुई है, तो उनको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वचालित के धुएं से निकलने वाला प्रदूषक जो तंत्रिका तंत्र या मानसिक रोग को उत्पन्न करता है वो क्या होता है अभी, सीसा यानी कि Pb। इसका रासायनिक मान क्या होता है, Pb होता है। इसे ये होता है लेड, इसे क्या कहते हैं अभी, लेड कहते हैं। तो सीसा जो होता है ना, तो ये बहुत ही हल्की एक धातु है ये वाली। ठीक है, तो जिसका प्रयोग किया जाता है वाहनों के अंदर, तो जब वो धुआं छोड़ते हैं तो उसमें से सीसा जो है वो निकलता है, जो हमारे श्वास के रूप में जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर चला जाता है, जो कि हमारे मानसिक रोगों को बढ़ाता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को जो है, नर्वस सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। SO2 व NO2 किसको बढ़ाकर प्रदूषण करते हैं, तो अभी आया था SO2 और NO2 किसको बढ़ाकर, अम्लता को बढ़ाकर भी, किसको बढ़ाकर के भी, अम्लता को बढ़ाकर प्रदूषण करते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, CO2 को अगर मात्रा पूछी जाएगी तो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा भी कितनी CO2 की मात्रा है, बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, 0.03%। ठीक है ना, 0.034% जो है ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। नाइट्रोजन कितनी है, तो देखिएगा अभी नाइट्रोजन जो होती है सबसे ज़्यादा है, 78.08% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है, 20.93% जो है ये ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर पर आती है आर्गन गैस आती है, तो आर्गन गैस जो है वो कितनी है, 0.93% है, आर्गन गैस है। और चौथे नंबर पर आती है CO2, तो CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03% या फिर 34%। ठीक है, ये कौन होगी भी, ये गैसें होगी। क्लियर है, वायुमंडल के अंदर उपस्थित गैसों की मात्रा है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल से, ध्वनि रोधक भवन बना करके, पर्याप्त नगरीय योजना या सड़क को डिजाइनदार बना करके ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। जी हाँ, उपयुक्त सभी का प्रयोग से हो सकता है। उद्योग अपशिष्ट कारण है, किसका कारण है, मृदा प्रदूषण का। उद्योगों से क्या मृदा प्रदूषित होती है, जल प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण, या सभी, तो इससे सभी होते हैं। ठीक है, उद्योगों से ये सभी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी होता है उद्योगों से। सीसा यानी Pb मुख्य रूप से मानते हैं किसको, यानी मुख्य रूप से ये किसका प्रदूषक कारक है, ये मृदा का है, जल का है, या किसका, तो ये मृदा का है भी। ठीक है, मृदा का प्रदूषक कारक है। मृदा से पूछे तो Pb सीसा बताना है, जल का प्रदूषण पूछे तो पारा,
पारे को बताना है। और वायु का प्रदूषक पूछे तो जैसे SO2, NO2 जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसें है, ये वायुमंडल का प्रदूषक कहलाती है। अच्छी मृदा कौन सी होती है? अच्छी मृदा कौन सी होती है? जिसमें पानी धीरे धीरे क्षमता है, धीरे धीरे नीचे जाए, वो अच्छी मृदा है। अगर तेजी से नीचे चला जाएगा पानी तो मृदा ऊपर की सूखी रह जाएगी, यानी मृदा कैसी रह जाएगी? शुष्क रह जाएगी। तो ऐसी मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में मृदा पाई जाती है। मरुस्थल की जो रेतीली मृदा होती है ना, उसमें भले आप कितना पानी डालो वो पानी नीचे ही चला जाएगा, यानी पानी को अपने पास नहीं रोकेगी। कहने का मतलब मरुस्थलीय जो मृदा होती है वहाँ पर मृदा के पास में नमी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, नमी को ग्रहण करने की, अपने पास रखने की क्षमता नहीं होती। किसके पास में भी? रेतीली मृदा के पास में। तो इसके लिए वहाँ पे पानी तेजी से छन जाएगा नीचे। जिसके पास जल को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है वहाँ दलदल हो जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ है, तो जलोढ़ मिट्टी के पास में जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वो अपने पास, यानी वो थोड़ा सा पानी डालते ही वो गीली हो जाएगी, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं, पानी ऊपर ही, मतलब बाढ़ आने की जो संभावना रहती है वो जलोढ़ मृदा तो क्या होगी? नमी ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक रहेगी। लेकिन बाढ़ आने का जो कारण बनती है ना, बाढ़ किसकी वजह से आती है? तो बाढ़ होती है, जैसे चिकनी मृदा होती है ना, जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी, ये भी इसी का ही एक रूप है जलोढ़ का। तो चिकनी मिट्टी जहाँ पे ज़्यादा होगी वो क्या कर देगी? वो उसको पानी को नीचे जाने नहीं देगी। जैसे ये अपने बाड़मेर और जालौर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी ये पथरीली भूमि है। इस पथरीली भूमि पर अगर थोड़ा सा भी मतलब बरसात एकदम ज़्यादा हो जाएगी ना, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये किस वजह से हो रहा है? ये नीचे पत्थर है, ग्रेनाइट होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पे मिट्टी का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। जबकि मरुस्थल के अंदर, जैसलमेर में, बीकानेर में, वहाँ बाढ़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेत के बड़े बड़े टीले हैं, तो पानी नीचे ही चला जाता है। क्लियर? जिसके पास पानी ज़्यादा रखने की क्षमता होगी वहाँ पर बाढ़ आएगी, जिसके पास नहीं होगी क्षमता, वहाँ मतलब ही नहीं है, वो भूमिगत जल चला जाएगा नीचे। और ऐसी होती है काली मृदा। काली मृदा जो होती है वो स्वतः सिंचित हो जाती है। तो काली मृदा का ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये अपने आप सिंचित हो जाती है। इसमें थोड़ी सी बरसात आई तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और उसमें अगर हमने बीज डाल दिया तो वो अपने आप निकल आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती काली मिट्टी के लिए। क्लियर है? चलिए, ध्वनि प्रदूषण को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। एक, सबसे पहले कि अगर हम श्वास लेते हैं, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल। डीबी का मतलब क्या है? डेसिबल में होता है। जैसे हम दूरी को कैसे मापते हैं? तो दूरी को मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। तोलने वाली वस्तु को हम किस में मापते हैं? तो तोल वाली जो चीज़ होती है उसे हम किलो में मापते हैं, किलोग्राम, ग्राम में मापते हैं। कहने का मतलब किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ऐसे होता है। एक होती है माप वाली वस्तु, एक होती है माप, एक होती है नाप। नापा कैसे जाता है? तो नापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, किलो लीटर, है ना, उस तरीके से ये होते हैं। तो इस प्रकार से ये इकाइयाँ होती हैं, ये अपनी याद रखनी है। अब देखिए जरा डेसिबल। तो कितना डेसिबल जो होता है वो मानव के लिए सही है और उसके बाद में नुकसानदायक होता है। कितना डेसिबल हमें नॉर्मली हम सुन सकते हैं, और कितना हम अगर बातचीत करते हैं तो वो उस समय कितना नॉइस पैदा होती है, शोर कितना पैदा होता है, कितने डेसिबल पैदा होता है। तो देखिए जरा, अगर हम श्वास लेते हैं तो वो होता है 10 डेसिबल। अगर श्वास लेंगे 10 डेसिबल होगा। पत्तियों की जो सरसराहट होती है वो होती है 30 डेसिबल तक की। कितनी होती है? 30 डेसिबल। पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, अगर आप वहाँ चलोगे ना तो वो एकदम सर 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 करेंगे ना, तो वो जो होती है ना वो कितनी होती है? 30 डेसिबल होती है। फिर अगर हम बात करें तो अगर बरसात होती है, तो बरसात जब हो रही होती है तो वहाँ पे उस समय कितना होता है? 40 डेसिबल होता है। जो नॉर्मली हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, वो होता है 60 डेसिबल का होता है। और 80 डेसिबल वेरी लाउड हो जाता है, और 90 के बाद में, ये 90 वाला जो है ना, ये एवरेज है। इसको हम ज़्यादा देर तक सुनेंगे तो हम बहरे हो जाएंगे भी। अगर आप हेयर ड्रायर को अपने कान के पास चलाए रखोगे, वो 90 डेसिबल की जो है
ध्वनि उत्पन्न करता है, तो अगर वो चलता रहेगा तो इस प्रकार से वो आपको बहरा भी कर सकता है। तो इससे ऊपर का जो होता है वो खतरनाक होती है मानव स्वास्थ्य के लिए। 90 डेसिमल एक एवरेज है जो अभी सेट के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछी गई थी, और सेट एग्ज़ाम की जो आंसर की में जो उसको करेक्ट किया गया है वो 90 डेसिबल किया गया है। हालांकि 80 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 90 डेसिबल किया गया है। इसके बाद में भी याद रख लो कि हेलीकॉप्टर की कितनी होती है, तो ये देखो फायर वर्क, जो अपन आतिशबाजियाँ करते हैं ना, जो पटाखे अगर फोड़ते हैं तो वो कितनी होती है, 140 डेसिबल होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखा करो, किसी कमज़ोर कान वाले के पास में नहीं बजाना। ठीक है। टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को देख लीजिए एक बार। पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण हो गया, यहाँ मृदा प्रदूषण हो गया अभी। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा का? लाइट पोल्यूशन, लाइट यानी कि जो अपन आतिशबाजियाँ करते हैं वो प्रदूषण हो गया। नॉइस प्रदूषण हो गया है। थर्मल पोल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना, ज़्यादा थर्मल लगने की वजह से। और रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उससे पोल्यूशन होता है, जैसे न्यूक्लियर प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो ये प्रदूषण के प्रकार हैं। इस प्रदूषण के प्रकारों से ये प्रदूषण इसके कारण और उपाय, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। किसके कारण कौन से हैं, निम्न में से कौन सा एयर प्रदूषण का कारण नहीं है या कौन सा है, और इसके उपाय क्या है, इनको आपने याद रखना है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि लगभग हर किसी को पता होता है कि अपन जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? तो उद्योगों का अपशिष्ट जो है वो जल में नहीं डालना, नदियों में नहीं डालना, या कृषि का अपशिष्ट नहीं डालना, तो वो सीधे बातें आपके पास में होती है। ठीक है, चलिए अब आती बात भी आपदाएं। आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, आपदाएं या तो प्राकृतिक हो सकती हैं या मानवीय आपदा हो सकती है। मानव के द्वारा भी आपदाएं हो सकती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में 3 प्रकार की हैं, या तो वो वायुमंडल से संबंधित है, या वो स्थल मंडल से संबंधित है, या फिर वो जल मंडल से संबंधित है। तो वायुमंडलीय आपदा कौन सी है? सीधा सा प्रश्न ये आ सकता है कि निम्न में से वायुमंडलीय आपदा कौन सी है? आपदा यानी कि डिजास्टर जो है, डिजास्टर जो होते हैं, आपदा, ये किस प्रकार की घटना है? तो देखिए, सबसे पहले जैसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे बाढ़ की, है ना। बाढ़ की हम बात कर लेते हैं। अगर बाढ़ ऐसी जगह पर आ रही है, मतलब कि नदी अपने ज़्यादा उफान पर हो चुकी है। नदी क्या होगी भी, नदी में पानी बह रहा था, अब नदी में जो पानी बह रहा था, पहले पानी यहाँ पे बह रहा था, अब नदी का पानी यहाँ पर हो गया, तो हम इसे कहेंगे कि नदी में बाढ़ आ गई। तो ये एक चरम घटना कहलाएगी। क्या कहलाएगी भी? चरम घटना। अब इस नदी का, बाढ़ का जो पानी है वो धीरे धीरे थोड़ा बाहर जाने लग गया, बाहर के क्षेत्र में फैल गया, तो ये चरम घटना कहलाएगी, प्रकोप। अब आसपास के क्षेत्र में इसका डर पैदा हो जाएगा कि भी बाढ़ आने वाली है, वो बन गया प्रकोप। और जब ये प्रकोप मानव बस्तियों में चला जाएगा, अपने मानव निर्मित स्थानों को कोई जनमन की हानि करेगा, तो तब ये कहलाएगी आपदा। तब क्या कहलाएगी भी? आपदा। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, बाढ़ का आना एक नॉर्मल बात है। बाढ़ आ रही है, नदी में उफान आया, पानी ज़्यादा हुआ, वो बाढ़ की घटना है, वो एक चरम घटना कहलाई। घटना का ऊपरी स्तर चरम घटना है। अब पानी और ज़्यादा बढ़ गया तो डर लगने लग गया, ये बन गया प्रकोप। और जब वो हमारे ऊपर ही हावी हो गया तो तब वो बन जाएगी आपदा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपदा किसे कहते हैं। आपदा और प्रकोप में क्या संबंध है? क्या आपदा को प्रकोप कह सकते हैं? तो हाँ, आपदा को हम प्रकोप कह सकते हैं, लेकिन प्रकोप को हम आपदा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रकोप तब तक रहेगा जब तक जानमाल की हानि नहीं होती, तब तक उसे हम प्रकोप कहेंगे। लेकिन जैसे ही जानमाल की हानि हुई तो तब हम उसे प्रकोप ना कहकर हम उसे आपदा कहेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं। सूखा, बरसात कम हुई, एक घटना है। बरसात कई लंबे समय तक नहीं हुई, चरम घटना है। और ज़्यादा बरसात नहीं हुई, जिससे क्या हो गया भी, फसलें बर्बाद होनी शुरू हो गई। फसलें बर्बाद होने से थोड़ा सा पहले का स्टेप प्रकोप कहलाएगा। और जब फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो वो बन जाएगी आपदा। क्लियर है?
तब हम उसे सूखा ना कह करके हम उसे कहेंगे अकाल, हम कहेंगे अकाल पड़ गया। क्लियर है? तो देखिए सूखा, चक्रवात, हिम जंजावत और बादलों का फटना, ये सब वायुमंडलीय आपदाएं हैं, घटनाएं हैं। स्थलीय घटना या तो अंदर की होगी या बाहर की होगी। आंतरिक घटना में भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, भूकंप ज्वालामुखी का आना, ये घटनाएं हैं। अब भूकंप आया तो भूकंप आया 10 तीव्रता का भूकंप, वो तो सब कुछ हिला करके रख देगा। 2 तीव्रता का भूकंप आया तो वो एक घटना है। 4 तीव्रता का भूकंप आया वो एक चरम घटना है। 6 तीव्रता का भूकंप आया तो वो एक प्रकोप बन गया। और 7 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा, जमीन हिलेगी तो काफ़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, तो वो बन जाएगी क्या? आपदा। ठीक है, इसीलिए ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक नॉर्मल घटना भी आपदा में बदल सकती है। 2 लोग झगड़ रहे हैं, 2 लोग झगड़ रहे हैं, ये नॉर्मल बात है। 4 लोग झगड़ना शुरू कर दिए, ये क्या बन गया? चरम घटना हो गई। वहाँ 10 लोग झगड़ने के लिए आ गए तो वो क्या बन गया? अभी प्रकोप हो गया, आसपास में डर फैल गया उस बात का। और अब यहाँ पे 50-100 लोग आ गए झगड़ने के लिए, लड़ना करने लगे, लड़ने लगे आपस में 100 लोग, 200 लोग, पूरा समाज इकट्ठा हो गया अलग अलग, तो वो क्या बन गया? अभी आपदा बन गई। तो वो आपदा कैसी है? मानव निर्मित है। तो ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। जल से संबंधित आपदा कौन सी है? सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें। अब छोटी लहरों का आना आम बात है, उससे बड़ी लहर आई, चरम घटना, उससे बड़ी लहर आई, मछुआरों को डर लगने लगा तो प्रकोप हो गया, और उससे भी बड़ी लहर आई कि मछुआरों को भी घसीट कर लेके साथ, वो बन गई आपदा। क्लियर है? इस प्रकार से ये आपदाएं होती हैं। कि कौन कौन सी आपदाएं हैं, कैसे होती हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए संसाधनों के बारे में देखिए। संसाधन, रिसोर्स, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा साधन जो हमारे काम आए वो संसाधन कहलाता है। जो मानव के काम आता है उसे हम संसाधन कहते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपके पीछे कुत्ता लग गया। अब कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है और आप उसे आगे आगे भाग रहे हैं, और आपको रास्ते में एक पत्थर पड़ा मिल गया और आपने वो पत्थर उठा करके फेंका कुत्ते की तरफ और कुत्ता वहाँ से भाग गया, आप बच गए। तो वो जो पत्थर जो किसी काम का नहीं था वो आपके लिए उस समय संसाधन है। वो क्या है? संसाधन है। तो ये होता है संसाधन। क्लियर है? इस प्रकार से अब देखिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल होगा, एक ह्यूमन होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल होगा जो मानव निर्मित है। अब नेचुरल प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं आगे चलकर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर समझते हैं पहले अपन संसाधनों के बारे में। देखिए संसाधन प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हैं, या तो उनका नवीनीकरण किया जा सकता है या वो उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। यानी जो हमें एक बार मिला वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो अनवीकरणीय संसाधन है। और जो हमें दोबारा भी मिल सकते हैं वो क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय दोबारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब पवन है, हवा है, चल रही है, पानी है, जल है। अब एक बार नदी से बह करके अगर महासागरों में चला भी गया तो अगली बार फिर से वो बरसात के रूप में वापस आएगा हमारे पास में। तो ये क्या हो गया? नवीनीकरण हो गया हमारे पास में। या फिर जल विद्युत होगी, जल विद्युत होगी, पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं नवीकरणीय में और कौन है? जैविक में कौन से आगे भी? प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। वन्य जीवों को भी अगर हम बचाना चाहें तो हम बचा सकते हैं। वन्य जीव भी लंबे समय तक चलते रहेंगे। पेड़ पौधों को अगर पेड़ पौधे काट रहे हैं तो पीछे के पीछे लगाते रहें तो इनका सर्कल जो है नवीनीकरण चलता रहेगा। एक होते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन जिनका हम नवीकरण नहीं कर सकते दोबारा से। कौन है? एक होते हैं पुनः चक्रीकरण, एक होते हैं अचक्रीकरण, जिसमें आप जीवाश्म ईंधन को समझिए। कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब कैसे हैं अभी? ये अचक्रीय है। अगर इनका आपने एक बार प्रयोग कर लिया, कोयले को एक बार जला लिया, ऊर्जा प्राप्त कर ली, अब दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। पुनः चक्रीय अनवीकरण है लेकिन पुनः चक्र कर सकते हैं। अनवीकरण मतलब हम उनसे दोबारा नहीं बना सकते। जैसे लोहा है, लोहा
लौह अयस्क है, जैसे सोना है, सोना। अब जितना सोना नीचे मौजूद है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हम बना नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम उस सोने को पिघला करके उसको अलग अलग जगह पर दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जो भी, जैसे कोई भी धातु पुरानी हो गई है तो हम उसे पिघलाएंगे और दोबारा से उससे नई धातु बना सकते हैं, उसे नया रूप दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो धातु हमने धरातल से निकाल ली है, जो खनिज हमने निकाल लिए हैं, वहाँ पर दोबारा से खनिज पैदा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय कौन से होते हैं? इसमें धातुएं वगैरह आ जाएंगी जिसका प्रयोग अपन दोबारा जिससे नहीं ला सकते, और नवीकरणीय कौन से होंगे जिसे अपन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? मानव में संरचनाएं आ जाएंगी, संस्थाएं आ जाएंगी, मात्राएं आ जाएंगी और गुणवत्ता आ जाएगी, जो मानव के संसाधन हैं। ठीक है, मानव ने कोई यहाँ पर केपी कॉलेज की शुरुआत की गई, तो केपी कॉलेज जो है वो आसपास के लोगों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनके लिए एक संसाधन है। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ये केपी कॉलेज एक संसाधन है। तो ये कैसा हो संसाधन है? प्राकृतिक है या आर्टिफिशियल है? तो ये आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, कृत्रिम संसाधन है। क्लियर है? इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले अपने को दो प्रश्न जो थे वो हमें देखने हैं। अब बताइए जरा, खनिज व धातु कैसे हैं, कैसे संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। कैसे भी? अनवीनीकरणीय संसाधन है। ये कौन से जगह? अनवीनीकरणीय संसाधन। ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत? वो होगा हमारे पास में भी वन। कौन सा होगा भी? वनों को हम दोबारा से लगा सकते हैं, उनसे हम दोबारा वन लगाएंगे, पहले वाले वन को जला करके हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम क्या है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। चलिए भी ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन किस प्रकार का होता है? ऊर्जा संसाधन या तो परंपरागत है या गैर परंपरागत है। परंपरागत जो शुरू से जिससे हम प्राप्त करते हैं ऊर्जा, वो परंपरागत कहलाएंगे। लकड़ी है, वनस्पति है, कोयला, पेट्रोलियम, ये परंपरागत संसाधन है। गैर परंपरागत कौन से हैं? जिसे हमने अब अपनाया है, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस और बायोमास, ये सब अब की है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है? परंपरागत दो प्रकार के होते हैं, जो गैर व्यापारिक और एक व्यापारिक होंगे। तो व्यापारिक रूप से और गैर व्यापारिक रूप से होंगे। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा भी खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं। अब धात्विक खनिज दो प्रकार के ध्यान रखिएगा, लौह धातु वाले और अलोह धातु वाले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि तांबा किस प्रकार का खनिज संसाधन है? लौह धातु है या अलोह धातु है? या इसके अलावा तांबा किस में आता है? धात्विक में आता है, अधात्विक में आता है या ऊर्जा में आता है? क्लियर? तो इस प्रकार आप देखिएगा, लौह धातु जिसमें लोहे की उपस्थित होती है, लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज, ये लौह धातु के उदाहरण है। जबकि अलोह धातु में कौन आता है? तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये अलोह धातु है। अधात्विक जिसमें धातु ही नहीं है, इसमें तो क्या था? धातु तो सभी में है, लेकिन इसमें लौह धातु है, इसमें लौह धातु नहीं है। यानी लौह धातु वाले और अलोह धातु, यानी दोनों में धातु जरूर है, लेकिन यहाँ पर कौन से हैं जिसमें धातु ही नहीं है, जिसमें पत्थर आएंगे। ठीक है ना, पत्थर आएंगे। जैसे उर्वरक खनिज, तो ये जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, ये पत्थर है, एक प्रकार से पाउडर है। तो ये क्या हो गया अभी हमारे पास में? अधात्विक खनिज है। बहुमूल्य पत्थर, पन्ना, तांबड़ा, तो ये क्या हुए हमारे पास में? ये अधात्विक है। विद्युत उपयोगी कौन है? अब्रक है। उष्मारोधी ये हो गया हमारे पास में, चीनी मिट्टी होगी, डोलोमाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, नमक हो गया, स्लेट हो गया, ये सब क्या है? अधात्विक है। ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? दो प्रकार के, एक तो ईंधन ऊर्जा होगी, ईंधन खनिज होगा, और एक होगा हमारे पास में अणु शक्ति, जिससे हम ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी। तो ईंधन खनिज कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जीवाश्म फॉसिल्स फॉयल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास में भी अणु शक्ति वाले, यूरेनियम, थोरियम, बेलेरियम, ये कौन से हो गए भी? अणु शक्ति वाले खनिज हो जाते हैं। वन संसाधन की बात करें तो वन का ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन होते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं, और दूसरे होते हैं पतझड़ व मानसूनी वन, मानसून, इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं, पर्णपाती।
शुष्क वन होते हैं जो मरुस्थलों के अंदर शुष्क हैं, मरुस्थलीय वन हो गए, ज्वारीय वन हो गए और पर्वतीय वन हो गए, ठीक है। अब प्रशासनिक वर्गीकरण होता है, एक सुरक्षित वन होते हैं, सुरक्षित, और एक संरक्षित होते हैं, और एक वर्गीकृत वन होते हैं। नवीन वर्गीकरण के रूप में देखें तो एक सरकारी वन होंगे, एक समुदाय के वन होंगे, एक व्यक्तिगत वन होंगे। यानी व्यक्तिगत, आपके घर में पेड़ लगा है तो वो आपका व्यक्तिगत वृक्ष है, एक आपके समाज में कहीं मोहल्ले में कोई पेड़ लगा है तो वो एक सामुदायिक है, और एक कोई सरकारी अस्पताल में या कहीं सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हैं वो किसके हैं, सरकार के अंडर में आते हैं। क्लियर। इसके अलावा जल संसाधन है, मृदा संसाधन है। जल संसाधनों में आप देखेंगे कि जल कहाँ पर होता है, महासागरों में, सागरों में, नदियों में, तालाबों में, यहाँ पे जल मौजूद है। इन जल को बचाए रखने के, जल के प्रदूषण तो आप देख ही लोगे, प्रदूषण कारक देख लोगे, फिर इनके संरक्षण, जल संसाधन के संरक्षण के उपाय भी अपने को ध्यान रखने कि इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास, सतत विकास कहते हैं संसाधनों का सही प्रयोग करना सतत विकास कहलाता है। सभी संसाधनों का सही और जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करना, यानी हम जल को यूं ही ना बहाते रहें। अगर हम जल का संरक्षण कर रहे हैं तो हम सतत विकास में योगदान दे रहे हैं। क्लियर है। जल संसाधन की, जल संरक्षण की कुछ विधियां होती हैं जो आपने रखनी, जैसे होता है हमारे पास में खड़िन, जैसलमेर में खड़िन बनाई जाती है, जोहड़, शेखावटी प्रदेश में जोहड़ बनाए जाते हैं, और इसके अलावा आप देखते हो भी बेरी, बेरी छोटी छोटी कुइयाँ होती हैं, बेरा कुआं होता है ना, बेरा का तो शब्द आप जानते हो, बेरा किसे कहते हैं, कुएं को कहते हैं। बेरी हो गया, जोहड़ हो गया, खड़िन हो गया, तो इनका प्रयोग जो किया जा सकता है जल संरक्षण के रूप में। इसके बाद में देख लीजिए थोड़ा सा वन स्थिति के बारे में देखिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, और पहले सबसे पहली हमारी जो वन नीति है वो 1952 में अपनाई गई थी, 1952 में। इस 1952 की वन नीति के अनुसार बताया गया था कि प्रदेश के 33.3% भाग पर वन होना आवश्यक है। ये एक लक्ष्य रखा गया था वनों के लिए। और ध्यान रखिएगा दूसरी तरफ कि कुल 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि मैदानों में, मैदानी राज्य जो हैं वहाँ पर 25% वन होने आवश्यक है, और जो पर्वतीय राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पर, पर्वतीय राज्यों में 65% वन होने आवश्यक हैं। ये टारगेट, इसका लक्ष्य था। देखिएगा आप सभी को पता होता है कि कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने आवश्यक हैं, ये हर किसी को पता है कि 1952 की नीति क्या कहती है, 33% वन होने आवश्यक है। लेकिन 1988 में इसको संशोधित करके क्या कहा दिया गया कि भी जिन राज्यों के पास में मैदान अधिक है तो वहाँ पे तो कृषि की जाएगी ना, मैदानों में तो कृषि की जाएगी, जनसंख्या सबसे अधिक रहेगी, औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक वहीं विकसित होगा, तो फिर वहाँ तो जगह नहीं रहेगी इतनी, इसलिए उनके लिए पाबंदी हटा दी गई कि चलो ठीक है आपको 25% वन आपके होने आवश्यक है। और पहाड़ों पर कोई खेती नहीं करेगा, पहाड़ों पर कोई आर्थिक क्रियाएं नहीं होगी, कोई कारखाने नहीं लगेंगे, कोई जनसंख्या नहीं रहेगी, इसलिए पहाड़ों वाले राज्यों को कहा गया कि आपके 65% भाग पर वन होने आवश्यक है। क्लियर। फिर हम देखते हैं कि इस हिसाब से जो कौन सा सही सटीक जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा 2019 के अनुसार 21% है, और वर्तमान में 24% जो है वनाच्छादित क्षेत्र भारत में है। भी 24% हम पहुंच चुके हैं, 33% पर हमें पहुंचना था। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य के पास में है क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा क्षेत्र के अनुसार मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं क्षेत्र के अनुसार। लेकिन अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखें कि उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है और उस क्षेत्रफल पर वन कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो मिजोरम राज्य सबसे पहले नंबर पर आता है। इसके 84% भाग पर वन है, और होने कितने चाहिए थे, प्रत्येक राज्य के 33 कहा और पहाड़ी राज्यों को 65 कहा था।
लेकिन इसके पास कितने हैं, 84% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये हो गए। अब राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसमें इस लक्ष्य को किसने हासिल किया, तो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको हासिल किया है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, अब 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी 33% से अधिक वन है भी। जहां 33% से भी अधिक वन है, ऐसे कितने राज्य हैं, 17। और उनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जहां 75% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि 0 से लेकर के 33% वन वाले राज्य, 33 से लेकर के 75% वन वाले राज्य और 75 से लेकर के 100% वन वाले राज्य, तो 75 से 100 वाले में कितने आ जाएंगे, 5 राज्य यहाँ आ जाएंगे। और 33 से 75 वाले में कितने आ जाएंगे, 12। तो कितने ऐसे राज्य हैं जो 33% से अधिक वन रखते हैं अपने पास में, तो 17 राज्य हैं। 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। उसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो 75% से भी हाई हैं। तो ये आपने देख लिए, 5 राज्य 75% से भी हाई पाए जाते हैं। फिर बात आती है हमारे पास में कि बाकी के जो 12 राज्य रह जाएंगे, 17 के बाद में जो बाकी राज्य रह जाएंगे, उनमें 33% से भी कम वन पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने पाए जाते हैं, 9% भाग पर वन पाए जाते हैं। केवल राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9% भाग पर भी वन उपस्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आता है अभी, तो इस प्रकार से हालांकि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी इस और ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए भारत की कुछ नीतियों के बारे में जहाँ से प्रश्न पिछली बार बना था, आपके प्रश्न 2 यहाँ से आए थे पिछली बार के। एक तो था हमारे पास में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब 1974 में लागू किया गया था और 1977 में इसे संशोधित किया गया था। इसी जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी भी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी सितंबर 1974 के अंदर। तो ये तो पिछली बार पूछा गया प्रश्न था हमारे पास में। और एक प्रश्न था यहाँ से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया था, 19 नवंबर 1986 को पारित किया गया था। यदि आपको पिछले साल का प्रश्न पत्र अगर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और या फिर आप kpcollegeahore.com सर्च करके आप वेबसाइट विजिट कीजिएगा और उस वेबसाइट पर जाकर के आप नोट्स के सेक्शन में या उसके होम पेज पर ही